दोस्तों नमस्कार। आज भारत का 78वां स्वाधीनता दिवस है और इस 78वें स्वाधीनता दिवस की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। इन 77 वर्षों के दौरान 78वें स्वाधीनता दिवस पर हमारे देश ने इन 77 वर्षों की आज़ादी में खूब तरक्की करने का काम किया। आईआईटी बने, आईआईएम बने, एम्स जैसे अस्पताल बने, रोड नेटवर्क इस देश में खड़ा हुआ। क्रय शक्ति के मामले में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जीडीपी के मामले में भारत छठवीं सबसे बड़ी, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लेकिन क्या हम इस आज़ादी को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे? एक ये सवाल इन 77 वर्षों में उत्पन्न होता है और प्रत्येक व्यक्ति को इस सवाल पर मंथन करना चाहिए और हमारे देश की हुकूमत से इस सवाल को पूछना चाहिए। क्या अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक ये आज़ादी पहुंची? आज सुबह जब मैं अपनी कॉलोनी में झंडा वंदन करके अपने एक साथी के स्कूल के लिए निकला, वहाँ मुझे झंडा वंदन के लिए जाना था, उनका विशेषकर फ़ोन आया था। जब मैं वहाँ के लिए निकला तो रोज़ की तरह मैं जिन रास्तों से निकला, जिन चौराहों से निकला, वहाँ एक बार फिर वही झुंड खड़ा था, वही लोग खड़े थे जो रोज काम की तलाश में खड़े रहते हैं और वो लोगों की संख्या हजारों के मात्रा में होती है। क्या उन लोगों तक जो काम की तलाश में मजदूर लेबर चौक पर आकर खड़े होते हैं, क्या उन तक ये आज़ादी पहुंची? जो खड़े होते हैं मजदूर, उनको अगर मजदूरी नहीं मिलती है तो वो अपने घर को वापस लौट जाते हैं और ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि शाम का खाना समय पर खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, उनका परिवार शाम का खाना समय पर खा पाएगा या नहीं खा पाएगा, उनके बच्चे शाम का खाना समय पर खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, ये सुनिश्चित वो नहीं कर पाते हैं। उन लोगों तक इस देश की आज़ादी पहुंची या नहीं पहुंची, इस पर मंथन हमें करने की जरूरत है। एक तरफ हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का डंका पीटते हैं और दूसरी तरफ इस देश में 80 करोड़ वो लोग हैं जो बीपीएल के नीचे हैं और सरकारी राशन जो 1 रुपए और 2 रुपए में उनको मिलता है उस पर जीवन व्यतीत करने के लिए निर्भर हैं। आप सोचिए, देश तो तरक्की कर रहा है इन 77 सालों में। इस 77 सालों की आज़ादी में देश ने तो तरक्की की, लेकिन इन 77 सालों की आज़ादी में इस देश को व्यक्तिगत दिवालियापन की ओर भी ले जाने का काम हमारे हुक्मरानों ने किया। वो व्यक्ति दिवालियापन 80 करोड़ लोग इस देश के आज भी 1 रुपए और 2 रुपए के अनाज पर, सरकारी अनाज पर जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। क्या उन लोगों तक इस देश की आज़ादी पहुंची? क्या गरीब मजदूर किसान, जिन किसानों का योगदान इस देश की जीडीपी में सर्वोपरि रहता है, उन किसानों को एक समय पे 3 कानूनों के माध्यम से निजी हाथों में देने का काम किया इस देश की सरकार ने, क्या उन किसानों तक आज़ादी पहुंची? आज भी उन किसानों को एमएसपी की फसल पर एमएसपी के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। आज भी उनकी फसल बीमा योजना जो है उसका उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज भी उनकी फसल बर्बाद होती है तो उसका जो मुआवजा, सरकारी मुआवजा है, वो सही सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। क्या उन किसानों तक आज़ादी पहुंची? क्या उन वंचित वर्ग तक आज़ादी पहुंची जिनका प्रतिनिधित्व आज भी इस देश की तमाम व्यवस्थाओं में सुनिश्चित नहीं हो पाया, चाहे वो केंद्र की व्यवस्था हो, चाहे राज्य की व्यवस्था हो, चाहे निर्वाचन की व्यवस्था हो, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था हो, जुडिशियरी की व्यवस्था हो, उन तक नहीं पहुंच पाया। केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, उनमें उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाया है। आज भी इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिनकी जनसंख्या के अनुपात में इस देश की तमाम व्यवस्थाओं में प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, आज भी उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आज भी एससी और एसटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर नहीं है। ओबीसी के नाम मात्र के प्रोफेसर हैं। सेक्रेटरीट लेवल पर, उप सचिव के लेवल पर, असिस्टेंट सेक्रेटरी के लेवल पर, वहाँ उचित प्रतिनिधित्व एससी एसटी ओबीसी का नहीं पहुँच पाया है। इस देश को और इस देश के तमाम राज्यों को चलाने वाली जो सेक्रेटरीट लॉबी है, आईएएस हैं, उन आईएएसों में इस देश के वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व आज दिनांक तक जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित नहीं हो पाया है। यही
हालात शासनिक व्यवस्था के और निर्वाचन की व्यवस्था के हैं। क्या उन वंचित वर्ग के लोगों तक इस देश की आज़ादी पहुंची? इस देश में बड़े बड़े व्याख्यान यूएन के मंच से किए गए कि हमने आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, एम्स जैसे अस्पताल बनाए, रोड नेटवर्क खड़ा किया। तो उन आईआईटी और आईआईएम में पढ़ने वाले कितने दलित और कितने पिछड़े हैं, कितने वंचित वर्ग के हैं, कितने किसानों के लड़के हैं, कितने मजदूरों के वो लड़के हैं? क्या उस घर तक आज़ादी पहुंच पाई? जिसका सवाल अगर हम खोजेंगे तो जिसका जवाब अगर हम खोजेंगे तो हमें एक ही चीज़ देखने को मिलेगी और हमें जवाब मिलेगा कि नहीं पहुंच पाई है। क्या आपका और हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम देश की सरकार से ये सवाल करें कि आखिर अंतिम पायदान तक पे खड़े व्यक्ति तक आज़ादी क्यों नहीं पहुंची? आज देश के तमाम संसाधनों को बेचने का काम देश की सरकार कर रही है। तमाम संस्थाओं को निजी हाथों में देने का काम कर रही है। बीएसएनएल बेच दी, रेलवे बेच दी, पुलिस की 40 से ज़्यादा सेवाएं निजी हाथों में दे दी, सेना बेच दी, तमाम सारे विभाग बेचने का काम कर रही है देश की सरकार। और इसी के साथ इस देश में NFS नॉट फाउंड सूटेबल नाम का एक षड्यंत्र जो दलित पिछड़ों के लिए भर्ती परीक्षा में लगाया जा रहा है। क्या ये आज़ादी के मायने हैं कि NFS लगाया जाए? क्या ये आज़ादी के मायने हैं कि देश के संसाधनों को बेच दिया जाए? क्या ये आज़ादी के मायने हैं कि रेलवे बेच दी जाए, BSNL बेच दी जाए, तमाम सारे सरकारी संस्थान बेच दिए जाएं? क्या ये आज़ादी के मायने हैं? इस आज़ादी के मायने वो हैं जब इस देश के तमाम संसाधनों में और इस देश की सत्ता में वंचित वर्ग की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित हो, तब हम ये आज़ादी सही तरीके से मना पाएंगे। इस देश की सरकार को सचेत करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और हमें ये कहना पड़ेगा कि इस देश की आज़ादी जो हमारे बुजुर्गों की, हमारे पुरखों की संघर्ष के बाद मिली है, उसको बरकरार रखने के लिए जब इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ और 1757 में पहली बार उन्होंने रेवेन्यू के अधिकार बंगाल पर प्राप्त किए, उसके बाद पूरे देश पर, लगभग पूरे देश पर उन्होंने कब्जा किया, तो हमारे बुजुर्गों ने जिस तरीके से संघर्ष किया, अपना सब कुछ कुर्बान कर कर, हमारे पुरखों ने जिस तरीके से संघर्ष किया, अपना सब कुछ कुर्बान कर कर, घर छोड़कर, रिश्तेदारी छोड़कर, अपना कैरियर छोड़कर इस देश के लिए संघर्ष किया, तब 190 वर्ष लग गए इस देश की आज़ादी में। तब जाके 1947 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई। और 1947 में जब आज़ादी प्राप्त हुई, जब 9 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन खड़ा हुआ, और उस भारत छोड़ो आंदोलन में जिस तरीके से तत्काल प्रभाव से सारे नेताओं की गिरफ्तारी की गई, उसके बाद भूमिगत रहकर जो नेता हमारे जो सोशलिस्ट लीडर थे वो गिरफ्तार नहीं हो पाए, उन्होंने भूमिगत रह के जिस तरीके से भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उनको भी हम नमन करते हैं और उनके बलिदान को हम नहीं भूल सकते कि उन्होंने भूमिगत संघर्ष किया। और जो नेता जेल गए, उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष किया, आज उनके संघर्ष को बचाने का भी संकल्प हमें इस आज़ादी के दिवस पर लेना चाहिए, ताकि जो इस देश पर पूंजीवाद हावी है, जिस तरीके से इस देश के संसाधनों को पूंजीवाद की तरफ ढकेला जा रहा है, पूंजीवाद के हाथों में सौंपा जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है, इस देश में निजीकरण को लागू किया जा रहा है, सरकारी संस्थानों को खत्म किया जा रहा है, तो हमें एक बात ये सोचना चाहिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चालू हुआ, अंग्रेजों का शासन चालू हुआ, तो 190 वर्ष समय लग गए इस देश की आज़ादी सुनिश्चित करने में। तो वर्तमान में कितना समय लगेगा इस देश पर जो पूंजीवाद हावी है, जिन्होंने इस देश की तमाम व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया है, जिनके बिना अब इस देश की सरकारें नहीं चल रही हैं, उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं जिनके पास इस देश की 2/3 से ज़्यादा संपत्ति एकत्रित हो गई है, और इस देश के तमाम करोड़ों लोग जो गरीब, वंचित हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके पास नाम मात्र की संपत्ति है। वो अपना जीवन जो है दोयम दर्जे का जीने
जीने के लिए मजबूर हैं, तो जो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनियां हैं उनसे अब आज़ादी के लिए कितना समय लगेगा। ये जाहिर सी बात है कि हजारों वर्ष अब आर्थिक गुलामी की से हमें मुक्ति पाने के लिए लग जाएंगे अगर हम अभी सजग नहीं हुए। इसलिए हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा कि इस देश की तमाम व्यवस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कि अंतिम पायदान का व्यक्ति भी इस देश की तमाम व्यवस्थाओं में भागीदार बने, जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित हो, इस देश के गरीब और मजदूरों को उनका हक मिले, किसानों को उनका हक मिले, इस देश के वंचित लोगों को उनका हक मिले, इस देश के आदिवासी जिन्होंने हमेशा से ही देश के जल जंगल जमीन को संरक्षित करने का काम किया, उन्हें उनका हक मिले, वो दोयम दर्जे के नागरिक ना रहें। आज भी आदिवासी वर्ग इस देश के जंगलों में मेन स्ट्रीम से कटा हुआ जीवन जीने के लिए व्यतीत है। आखिर वो इस देश के तमाम व्यवस्थाओं में पूर्ण रूप से भागीदार क्यों नहीं बन पा रहा है, उसका सवाल इस देश की सरकार से हमें पूछना चाहिए। और इस संकल्प के साथ हमें एक दूसरे को आज़ादी की शुभकामनाएं जो हम दे रहे हैं, एक संकल्प के साथ हमें देना चाहिए कि इस देश को अच्छा और सुंदर देश बनाने के लिए, गरीब वंचितों का, मजदूरों का, किसानों का देश बनाने के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम इस देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपने नेताओं, क्रांतिकारी नेताओं को, अपने पुरखों का, अपने बुजुर्गों का संघर्ष आगे बढ़ाते हुए इस देश पर जो नकारात्मक ताकतें जो हावी हैं, चाहे वो पूंजीवाद की ताकत हो, चाहे मनुवाद की ताकत हो, उनके खिलाफ हमेशा हम लड़ते रहेंगे। और इस देश के अंदर जो धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जाति के नाम पर इस देश को लड़ाने का काम किया जा रहा है, असल में इस देश के तमाम उन मुद्दों से भटकाने का काम इस देश के मैं सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, ताकि इस देश के जो मेन मुद्दे हैं, गरीब और वंचितों के हक और अधिकार के मुद्दे हैं, किसान और मजदूरों के हक और अधिकार के मुद्दे हैं, उन पर बात ना हो सके। मेरा आपसे जो निवेदन है कि ऐसे मुद्दों से आप दूर रहिएगा और सिर्फ इस आज़ादी पर जो संकल्प लेके ये कहिएगा कि हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। जो देश में व्यक्तिगत दिवालियापन है उससे हमें छुटकारा चाहिए, हमें गरीबी से आज़ादी चाहिए, हमें सामंतवाद से आज़ादी चाहिए, हमें बेरोजगारी से आज़ादी चाहिए, हमें आर्थिक गुलामी से आज़ादी चाहिए, हमें पूंजीवाद से गुलामी आज़ादी चाहिए। ये बात आप हमेशा अपनी जुबान पर रखिएगा और इस देश के हुक्मरानों से इस देश की आज़ादी पर संकल्प लीजिए कि इन मुद्दों पर हमेशा से ही सवाल करते रहिएगा, हमेशा सवाल जो है करते रहिएगा और अपनी सामाजिक आज़ादी और आर्थिक आज़ादी को सुनिश्चित करवाने के लिए हमेशा लड़ने का आप संकल्प लीजिए। एक बार पुनः आपको आज़ादी के त्योहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।